आज की वीडियो में हम बाल मनोविज्ञान के टॉप 15 क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करेंगे। और ये सभी क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से, आपकी रिवीजन की दृष्टि से और आपकी अवधारणाओं को अपडेट करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, बहुत काम आएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन एक है, सर्वप्रथम मनोविज्ञान था। मन का विज्ञान था, व्यवहार का विज्ञान था, आत्मा का विज्ञान था या चेतन का विज्ञान। तो सबसे पहले जो मनोविज्ञान था वो आत्मा का विज्ञान था। क्या का था? आत्मा का विज्ञान था। फिर मन का हुआ, फिर चेतन का हुआ। अब वर्तमान में वो व्यवहार का विज्ञान है। अगर वर्तमान में पूछा जाए तो आप लिख देंगे कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। क्वेश्चन टू बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत जरूरी है। उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान हैं, स्टेप्स हैं। 4 विधि दी हैं, किसमें पहले उदाहरण बताया जाता है। अब देखिए, पहले उदाहरण दिया है और बाद में दिया हुआ है नियमीकरण। पहले उदाहरण फिर नियम जो बताया जाता है वो हमेशा निगमन विधि में नहीं है, अंतर्दर्शी विधि में नहीं है, बहिर्दर्शन में नहीं है। ये आगमन विधि के स्टेप्स हैं। कभी कभी आपसे पूछ सकता है, इसका क्रम पूछ सकता है कि आगमन विधि के स्टेप क्या हैं। तो पहले उदाहरण होगा, फिर निरीक्षण होगा, तीसरे नंबर पर विश्लेषण होगा, फिर वर्गीकरण, फिर बच्चा को नियम की तरफ ले आया जाता है। तो ये आगमन विधि है। निगमन विधि में क्या होता है? पहले नियम होता है, बाद में उदाहरण होता है। ध्यान रखना, निगमन विधि में पहले नियम फिर उदाहरण। आगमन विधि में पहले उदाहरण फिर नियम। अंतर्दर्शन विधि क्या होती है? जो आत्म केंद्रित होती है, जो इंसान को खुद के अंदर देखने के लिए प्रेरित करती है। हाँ, क्वेश्चन 3 बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में कई बार पूछा भी गया है। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? क्या किर्चनर के द्वारा, सेल्डन के द्वारा, स्पेंजर के द्वारा, यंग के द्वारा? तो देखिए, अंतर्मुखी मतलब इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, ये दिया था आपके यंग ने साहब ने दिया था। यंग साहब ने ये व्यक्तित्व के बारे में अपना सिद्धांत दिया था। किर्चनर जो है, इन्होंने बताया था कि नैतिक सिद्धांत, परामर्श सिद्धांत के बारे में बताया था। सेल्डन ने बताया था कि सोमैटोटाइप थ्योरी, व्यक्तित्व के बारे में सोमैटोटाइप थ्योरी दी थी, जिसमें इन्होंने एक्टोमार्फिक, मीजोमार्फिक और इंडोमार्फिक 3 तरीके के इन्होंने व्यक्तित्व के बारे में बताया। स्प्रेंजर जो थे, इन्होंने बताया कि एक मूल और उन्मूल्य के बारे में इन्होंने सिद्धांत दिया था, व्यक्तित्व के बारे में, कि एक मूल और उन्मूल। इनकी एक पुस्तक थी, इसका नाम था टाइप्स ऑफ मैन, ये कितने प्रकार के लोग होते हैं, ये इन्होंने इसके बारे में बताया था। तो इसका सही आंसर होगा यंग, क्वेश्चन नंबर 3। आप सभी जानते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और पियाजे साहब के बारे में आपने काफ़ी पढ़ा होगा। ये किससे संबंधित हैं? मनोवैज्ञानिक विकास से संबंधित हैं, या शारीरिक विकास से संबंधित हैं, या संवेगात्मक भावनाओं से संबंधित हैं, या संज्ञानात्मक विकास से संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर होगा संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। पियाजे पर हर साल 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप देख पा रहे हैं कि कोहल वर्ग के अनुसार एक शिक्षक नैतिक मूल्य विकसित कर सकता है। ये कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास सिद्धांत है, वो कोहलबर्ग कह रहे हैं कि एक शिक्षक किस तरीके से ये कार्य कर सकता है। क्या बच्चों को धार्मिक शिक्षा का महत्व देकर कर सकता है? क्या व्यवहार के स्पष्ट नियमों को बताकर कर सकता है? व्यवहार कैसे करना है सख्त निर्देश से बता सकता है? नैतिक मुद्दों पर विचार विमर्श में उनको शामिल कर। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो आप देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर 2, कि व्यवहार के स्पष्ट नियम बताकर, लेकिन नियमों को स्पष्ट नहीं करेगा। व्यवहारों को व्यवहार के बारे में होता तो ये आंसर सही होता। दूसरा भी देख रहे हैं आप, तीसरा, कि व्यवहार कैसे करना है, यहाँ तक तो सही है, लेकिन सख्त निर्देश जो शब्द के इस्तेमाल होने से ये ऑप्शन गलत हो गया। तो इसका सही आंसर होगा कि नैतिक मुद्दों पर विचार विमर्श में बच्चों को शामिल करना, ये इसका सही आंसर होगा।
ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशिष्ट उपलब्धि परीक्षण नहीं है? मतलब ये परीक्षण है, इसमें से 3 है, एक नहीं है। भाषा परीक्षण हम करते हैं, किसी बच्चे की भाषा उपलब्धि का पता लगाते हैं। कौशल परीक्षण, ये भी सही है कि बच्चे के कितने कौशल विकसित हुए। सादृश्य परीक्षण कि बच्चे के अंदर कितनी तार्किक क्षमता है, ये भी परीक्षण है। निदानात्मक परीक्षण, ये एक विशिष्ट उपलब्धि परीक्षण नहीं है। इसका उत्तर होगा। निम्नलिखित प्रश्न नंबर 7 देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 4 कथन दिए हैं, 3 सही हैं, 1 गलत है। वृद्धि एवं विकास दोनों अलग अलग तत्व हैं, बिल्कुल सही बात है। वृद्धि विकास का एक भाग है, बिल्कुल सही बात है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है। वृद्धि जीवन भर निरंतर रूप से होती है, नहीं, वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है, तो ये कथन इसका गलत है। इसका सही आंसर होगा 4। प्रश्न नंबर 8 आप देख रहे हैं, इसमें एक कथन दिया हुआ है, अभिप्रेरणा अधिगम का राजमार्ग है। ये कथन किसने कहा था कि अभिप्रेरणा जो है वो सीखने का सबसे बेहतर मार्ग है? थॉमसन ने कहा था, गुड ने कहा था, या बर्नार्ड ने कहा था, या स्किनर ने कहा था? तो देखिए ये कथन जो है वो स्किनर साहब का है। सही है। बर्नार्ड साहब ने एक थ्योरी दी जिसका नाम था मैनेजमेंट थ्योरी, ध्यान रखना, इन्होंने मैनेजमेंट थ्योरी के बारे में बताया था। क्वेश्चन नंबर 9 आप देख रहे हैं, गैने के अनुसार सर्वोच्च अधिगम परिस्थिति कौन सी है? जिसमें सबसे ज्यादा सीखता है वो कौन सी है? सीखने की सबसे बहुत सी अवस्था जिसमें बच्चा सबसे ज्यादा सीखता है। सिद्धांत अधिगम परिस्थिति, अधिगम के दौरान की जो परिस्थिति बच्चा वो, या चिन्ह या सिग्नल अधिगम परिस्थिति, या समस्या समाधान अधिगम परिस्थिति, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए जब कोई समस्या होती है तो उसमें बच्चा सबसे ज़्यादा चिंतन करता है और बहुत से नए नए पहलुओं को वो समझता है। तो गेने के अनुसार समस्या समाधान अधिगम परिस्थिति सर्वोच्च अधिगम परिस्थिति है। क्वेश्चन नंबर 10 आप देख पा रहे हैं कि विद्यालयी शिक्षा की जो गुणवत्ता है सर्वाधिक किस पर निर्भर करती है? आधारभूत सुविधाओं पर, विद्यालय में जो सुविधाएं हैं उस पर, वित्तीय प्रावधानों पर, फाइनेंशियल, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर, शिक्षा की गुणवत्ता पर। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो निर्भर करती है वो किसी शिक्षक के अंदर उसकी शैक्षिक गुणवत्ता कैसी है उस पर डिपेंड करती है। जिसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 11 है, इसमें से कोई ना कोई सा क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा कि स्किनर का संबंध चूहों से, थॉर्नडाइक का बिल्ली से, पावलोव का कुत्ते से था, तो वही संबंध कोहलर का था। तो कोहलर का संबंध किससे था? क्या बंदरों से था, क्या मुर्गियों से था, या पक्षियों से था, या वन मानुष से? तो देखिए कोहलर का संबंध वन मानुष से था। इन्होंने इस पर प्रयोग किए थे, उसका नाम सुल्तान था। तो ये इन जानवरों के नाम और जो मनोवैज्ञानिक का नाम आप याद रखिएगा, कभी कभी इनको मैच करने के लिए भी आपसे पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 12 आप देख पा रहे हैं कि कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? शिक्षण जो अधिगम होता है, लर्निंग के लिए जो टीचिंग होती है वो उसका स्तर नहीं है, लेवल नहीं है। स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल, ये तो बहुत जरूरी है। अवबोध स्तर जिसको कहते हैं समझ का, अंडरस्टैंडिंग लेवल, बहुत जरूरी है। प्रवृत्ति, सीखने के बाद इंसान रिफ्लेक्ट करता है, प्रतिक्रिया होती है क्या सीखा उसने। दूरवर्ती स्तर, डिस्टेंट लेवल, ये इसका कोई संबंध नहीं है। इसका ऑप्शन होगा 4। तो शिक्षा अधिगम का स्तर नहीं है दूरवर्ती स्तर या डिस्टेंट लेवल। क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे हैं आप, कौन सा फिलेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है? फिलेंडर ने अंतःक्रिया का एक नियम बताया था, उसमें कहा था कि छात्र अपना कथन करता है, अभिभावक कथन करता है, शिक्षक कथन करता है, मौन। तो उनके सिद्धांत में 3 पार्ट थे। उन्होंने कहा एक तो छात्र का कथन था, उसमें
शिक्षक क्या कह रहा है उसका कथन था, और एक मौन होने का कथन था। तो 3 चीज़ें थीं, तो उसमें अभिभावक का कथन उस सिद्धांत में प्रक्रिया में नहीं था। उन्होंने कहा कि सीखने के दौरान जो अंतःक्रिया होती है उसमें छात्र का कथन ज़रूरी है, शिक्षक का कथन ज़रूरी है, और कहीं-कहीं मौन रह के सोचने का भी कथन ज़रूरी है, तो उसका अभिभावक कथन को शामिल नहीं किया गया। इसका सही आंसर होगा 2 अभिभावक कथन। क्वेश्चन नंबर 14 है, बहुत महत्वपूर्ण है। थैनाटोस शब्द संबंधित है जीवन मूल प्रवृत्ति से, भय मूल प्रवृत्ति से, मृत्यु मूल प्रवृत्ति से, या प्राकृतिक मूल प्रवृत्ति से। तो देखिए इरोज जो शब्द होता है वो जीवन मूल प्रवृत्ति से संबंधित होता है, तो इसका सही आंसर होगा मूल प्रवृत्ति, मूल मृत्यु मूल प्रवृत्ति से है थैनाटोस। इसका सही आंसर है 3। क्वेश्चन नंबर 15 है, लास्ट क्वेश्चन है। बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बालक 75 अंक प्राप्त करता है, तो उसकी मानसिक आयु होगी। इसमें मानसिक आयु पूछी गई है कि बच्चा जो है वो 75 अंक प्राप्त करता है, 75 करके इस तरह आप लिख दिएगा। मेंटल आयु पूछा गया है, ये आपको नहीं पता है, ठीक है, और बटे करके उसकी जो एक्चुअल आयु है वो कितनी है, 16 है। इस तरीके से आप निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 75 अंक कैसे आए, तो इसमें कौन सा ऑप्शन फंस रहा है। माना आपने 12 लिखा, ठीक है, ऊपर, और नीचे लिखा 16, और मल्टीप्लाई आपने कर दिया 100, इस तरीके से। तो आप देखेंगे कि 4 तियाँ 12 होते हैं, और 4 तो कितने होते हैं, 16 होते हैं, और 4 25 कितने होते हैं, 100 होते हैं। तो 25 तियाँ 75 बैठ रहा है, इसका मतलब 12 वाला ऑप्शन सही होगा। आप इस तरीके से कर सकते हैं ऑप्शन का इस्तेमाल करके, या सीधे सूत्र के माध्यम से भी आप निकाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको आप ध्यान से देखिएगा, इससे आपके कंसेप्ट की रिवीजन होगी और परीक्षा में बड़ी हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच।